नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष जो हमारा जो अभी जो चैप्टर चल रहा है मौलिक अधिकार का, हम उसी के समक्ष में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने समानता का अधिकार को पढ़ा है। आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार और उसके आगे चीजों को चर्चाओं में करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता का अधिकार वही अधिकार है जिसके लिए लगभग हर स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी कुर्बानी दी। ये वही अधिकार है जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी दी। ये वही अधिकार है जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए देश को आजाद करवाने के लिए। ये वही स्वतंत्रता का अधिकार है जिसके लिए महात्मा गांधी और कई सारे लोगों ने कई सारे आंदोलन भी किए। ठीक है, तो ये सारे अधिकार आपको अचानक से और बहुत ही समान तरीके से पैदा होता ही आपको मिल जाते हैं। तो इस अधिकार को समझना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और देश के जो लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं वो इसी अधिकार के साथ जुड़ी हुई है। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। हम स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर यहाँ से चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता के ऊपर बात करें, एक सच्चे लोकतंत्र की ये आधारभूत विशिष्टता है, यानी कि सच्चे लोकतंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर जहाँ पे स्वतंत्रता होगी वहीं पे एक सच्चा लोकतंत्र हो सकता है। हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। और ये अधिकार लगभग 6 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी गारंटी देता है। अब ये 6 स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से मैं बताता हूँ। देखिए, ये 6 स्वतंत्रता अधिकार है। पहला है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी तरीके से आप देश के किसी भी संस्था के खिलाफ, जो सरकारी संस्था हो मोस्टली, उनके खिलाफ आप भाषण और अभिव्यक्ति अपनी बातें रख सकते हैं। मतलब आप उनके बात रख सकते हैं कि नहीं, ये जो कार्य किया है ये गलत किया गया है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप किसी संस्था के ऊपर, किसी नेता जी के ऊपर आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। जैसे कि हमने कई बार हमारे नेताओं को हम कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हम इसी स्वतंत्रता के कारण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बिना हथियार और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। यानी कि मान लीजिए आप जो है एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान आप कोई भी घातक हथियार अपने साथ नहीं लेके जाएंगे और ना ही आप उपद्रवियों की तरह कहीं पर तोड़फोड़ करेंगे। तो इस तरीके से अधिकार आपको दूसरे में मिल जाता है। तीसरा है संघ और संगठन बनाने का अधिकार। मान लीजिए देश में आप किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक दल और कोई संगठन बना सकते हैं, इसका अधिकार भी आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर रहता है और वो देश के अंदर किसी भी हिस्से में जा सकता है, घूम सकता है। ठीक है, वहां पे रह सकता है। ठीक है, ये प्रकार की स्वतंत्रता भी इससे प्राप्त होती है। भारत में किसी भी भाग में रहने और जीवन पोषण, यानी कि लगभग अपने जीवन यापन के लिए, मतलब रोजगार के लिए, जो रोजगार करना चाहता है उस रोजगार को करने के लिए उसको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। अगला है किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी की स्वतंत्रता, यानी कि एक व्यक्ति किसी प्रकार का कोई व्यवसाय, कोई भी नौकरी कर सकता है। तो इस प्रकार के आपको 6 अधिकार यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, सिर्फ एक होता है, इस विशेषताओं की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है ये पहला जो है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने की, यानी कि बिना किसी डर के आप किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकते हैं, बात विवाद कर सकते हैं, यानी कि कोई विचार विमर्श अगर आपको देना है तो वो दे सकते हैं, विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। खास करके ये जो स्वतंत्रता है, यानी भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्रेस की स्वतंत्रता मोस्टली है। अब ये प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? देखिए, प्रेस जो है, यानी कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया संस्थान है, इसको ये विशेष रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो सरकार के खिलाफ और अपनी बातों को रखे और जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा बातें सरकार के समक्ष अपनी बातें रख सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता इन्हें दे दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मीडिया, इसके कारण ही हमारे देश का जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता, भाषण और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो असीम नहीं है। कोई भी स्वतंत्रता होगी वो इसकी एक सीमा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या नहीं बोल सकते? तो आप नहीं बोल सकते वो है राज्य की सुरक्षा। कोई भी आप ऐसी बातें बोलेंगे जिससे राज्य को खतरा हो, ठीक है, मतलब राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए, ठीक है, कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं आप नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके लिए प्रतिबंध की बात की गई है। इन्हीं हितों के जो प्रयोग होते हैं इसको उचित प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब अगर आप कोई भी ऐसी बातें बोलेंगे जिसके लिए राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए, या फिर आप कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कानून व्यवस्था खतरे में आ जाए, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके लिए व्यक्ति के ऊपर कुछ दंगे भड़क जाए, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होंगी इसके ऊपर रोक लगाया गया।
आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो अधिकार है, ये जो हमारे पास भाषण और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार को एक तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको रोक दिया जाता है। मतलब इस स्वतंत्रता को, ये जो जितने हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार जो है रोक देती है। तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो कई सारे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि स्वतंत्रता को, क्योंकि जीवन, व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के अधिकारों को वहां पे रोका जाता है। ठीक है, इन स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब इसको धारा को आप अनुच्छेद समझ सकते हैं, अनुच्छेद 352 में, यानी कि आर्टिकल 352 में, 352 में इसको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जाती है और इसको समाप्त किया जाता है। और उचित समय पर सभी, जब ये अधिकार, जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा, तो सभी अधिकार जो होता है, मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा तो आपको वैसे भी सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा होता है तो सभी अधिकार जो होंगे आपके वो खत्म हो जाएंगे, मात्र एक को छोड़ के। वो क्या होता है, जीवन जीने के लिए, मतलब जीवित रहने की जो स्वतंत्रता है उसको छोड़ करके आपको सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान जो जीवन जीने का जो आपका अधिकार है, मतलब वो अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अधिकार भी आपसे छीन लिया गया है, बिल्कुल नहीं, वो अधिकार आपके पास बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा, ये सारे अधिकार आपको फिर से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस अधिकार के अंतर्गत और भी कई तरह के अधिकार हैं जो प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपराधियों को दी जाने वाली सजा से संबंधित सुरक्षा। अब बात कीजिए, देखिए एक अपराधी, मान लीजिए एक अपराधी है, तो अगर व्यक्ति कोई अपराधी है तो वो तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उस पे कोर्ट मोहर नहीं लगाता कि ये व्यक्ति अपराधी है। ठीक है, तो मतलब एक व्यक्ति जब तक कोर्ट उसको अपराधी घोषित नहीं करता तब तक वो अपराधी नहीं होता। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अपराधी की सुरक्षा भी की जाएगी। मान लीजिए इस तरीके से अगर अपराधी की सुरक्षा ना की जाए तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव कैसे, देखिए अगर अधिकारियों की सुरक्षा ना की जाए, मतलब मान लीजिए अगर अपराधियों की सुरक्षा नहीं की जाए तो क्या होगी, सरकारी संस्था या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो, मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर सकती है, उसके ऊपर कुछ नकारात्मक पक्ष डाल सकती है, उसके ऊपर कुछ भी गैर कानूनी रूप से उसको फंसा सकती है। तो इसी फंसाने को रोकने के लिए इस प्रकार का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर की सोचते थे, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि जो अपराधी लोग होंगे उनकी भी सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को, देखिए किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध में अभियुक्त हो, यानी कि वो किसी अधिकार का माना गया कि नहीं ये व्यक्ति इस तरह का अपराध में, इसने ये प्रकार का अपराध किया था, अब ये किया था, इसको साबित तो अभी तक इसने नहीं किया, तो साबित कौन करेगा, ये व्यक्ति कोर्ट में साबित होगा कि ये व्यक्ति है कि नहीं है। ठीक है, मनमानी पूर्ण रूप से गिरफ्तार और अत्यधिक सजा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए किसी भी अपराधी को मनमानी तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और उसको जो सजा है, मतलब आपने गिरफ्तार करते उसको बहुत पीटा, टॉर्चर किया, उसके हाथ पांव काट दिए, इस तरीके से सजा आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को विधि के, मतलब कानून के उल्लंघन, मतलब किसी व्यक्ति को केवल तभी सजा दी सकती है जब उसने कानून के उल्लंघन किया हो, मतलब कोई भी किसी भी कानून का उसने दुरुपयोग किया हो, किसी कानून को उसने तोड़ा हो, तभी उसको सजा दी जाती है, और वो भी सजा जो है वो कानून के अंतर्गत ही दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी अभियुक्त को उसको अपने खिलाफ गवाह देने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अभी मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया तो आप ये नहीं कह सकते अब तो अपने खिलाफ ही खुद ही गवाही, नहीं, ना ही तो वो खुद के खिलाफ गवाही दे सकता है, मतलब ना तो उसको विवश किया जाएगा कि नहीं तुम अपने खिलाफ खुद ही गवाही, तो बोलेगा नहीं मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं अपने खिलाफ खुद ही सबूत नहीं दूंगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, पुलिस को बोलेगा ये जिम्मेदारी आपकी है और आप दूंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति को ना तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब उसने कोई कानून तोड़ा हो, और किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ, किसी व्यक्ति को खिलाफ जो उसने किस प्रकार से कानून किया है, किस प्रकार से ये अपराध किया है, इसके लिए उसको अपने मुंह से बोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। ये शब्द थोड़ा ध्यान से सुनिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। आपने एक फिल्म देखी होगी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की, और उसमें रजनीकांत जी थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने क्या किया था, इसमें अमरीश पुरी की पहले हत्या कर देते हैं, मतलब उनके ऊपर अपराध किया जाता है कि उन्होंने अमरीश पुरी की हत्या की, और जब वो जेल से छूट के आते हैं तो उन्हें अमरीश पुरी मिल जाता है सड़कों पर, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अमरीश पुरी को कोर्ट के अंदर ही जान से मार देते हैं। जब जज उन्हें पकड़ता है कि इन्हें पकड़ लिया जाए, ठीक है, और इन्हें सजा दी जाए, तो लेकिन वो कहते हैं जज साहब को कि जज साहब आपने मुझे इस व्यक्ति को मारने के लिए एक बार पहले ही सजा दे दी है, तो अब आप दोबारा से मुझे इस व्यक्ति को मारने के लिए सजा नहीं दे रही।
इस प्रकार अमिताभ बच्चन वहां पे छूट जाते हैं। तो समझ गए फिल्मी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे कैसे छूट गए, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति मतलब उन्होंने एक ही अपराध के लिए उनको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने एक बार इसी अपराध के लिए उन्हें सजा दे दी गई थी, दोबारा से अपराध उन्होंने किया उसके लिए उन्हें दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा होता है जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था यहाँ पे कि संविधान में सारे अधिकार आपको दे दिए जाएंगे, मतलब संविधान जब आप राष्ट्रीय आपातकाल आएगा तो आपको सारे अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता है यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आपसे नहीं छीना जाएगा। अब देखिए किसी भी संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि के प्रतिष्ठित प्रक्रिया के अनुसार यानी किसी व्यक्ति को विधि द्वारा जो भी मतलब कानून के द्वारा जो भी चीजें दी कही गई है उसके अतिरिक्त उसको सजा दी जाएगी, उसके अलावा उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो ठीक है, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका जो जीवन है उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे उसके दौरान भी वंचित नहीं किया जाएगा। ये गारंटी कौन देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना कानून की इजाजत के छीना नहीं जा सकता। देखिए ऐसा नहीं कि वो अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है ये उससे छीना नहीं जा सकता, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। लेकिन आपातकाल के दौरान चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए ये आमतौर पे ना के बराबर ही बिल्कुल भी नहीं छीना जाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अगर ये अधिकार नहीं होता है, इस अधिकार के माध्यम से क्या होता है, निर्दोष व्यक्ति को केवल उनकी सनकी अपराधियों द्वारा अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सजा से सुरक्षा सुनिश्चित करे जाती है। यहाँ पर सनकी अधिकारियों का मतलब ये है कि कोई मान लीजिए कोई एक ऐसा अधिकारी है जिसको अचानक से गुस्सा आ गया, ठीक है, और उन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ा और उन्होंने क्योंकि उनके साथ वाद विवाद हुआ था और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उनको सजा दे दी। लेकिन ये कानून जो है इस प्रकार सजा देने से उनको रोकता है, यह केवल कानून के उल्लंघन के लिए ही सजा का पाया जा सकता है। हमेशा याद रखना किसी भी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को केवल तभी सजा दी जा सकती है जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, और वो भी कानून के दायरे में रह करके ही उसे सजा दी जा सकती, ना तो कानून से बाहर ना कानून के अंदर। ठीक है, उसको केवल कानून के अंदर रह करके ही सजा दी जा सकती है, कानून के बाहर उसको सजा नहीं दी जा सकती। अब देखिए मनमानी गिरफ्तारी और बंदी बनाने पर रोक। बंदी मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर आप जेल में बंदी बनाते हैं तो उसका तात्पर्य है यहाँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मनमानी अगर किसी व्यक्ति को मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको सिर्फ 2 कंसेप्ट है। पहला है कि उसको अपने पसंद के अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको अपनी पसंद के वकील रखने का अधिकार है। दूसरा है जो अगर उसको गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर में नजदीक का जो दंडाधिकारी यानी कि जो जज होते हैं जज के समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। मात्र यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट को रखा गया है। ठीक है, हालांकि ये जो रक्षा के उपाय है ये विदेशियों के लिए और उन नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनमें बंदी निवारण अधिनियम लागू होता है। अभी बंदी निवारण अधिनियम क्या है अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए मोस्टली जो है ये अधिकार उन राज्यों पे लागू होते हैं, मतलब सभी लोगों पे लागू है, लेकिन उन विदेशियों पे लागू नहीं है और उन नागरिकों पे लागू नहीं है जिन पे बंदी निवारण अधिनियम लागू होते हैं। अब ये बंदी निवारण अधिकार क्या है, देखिए इस बॉक्स में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए क्या होता है, जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति जो अपराध करने वाला हो, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करने वाला है, ठीक है, मतलब वो कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला है बंदी निवारक के अनुसार, ठीक है, राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए खतरा है। ठीक है, खतरे की धमकी मिल रही है, मतलब कोई किसी कारण से राज्य के लिए खतरा के बार-बार वो धमकियां दे रहा हो, तो उस व्यक्ति को सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बनाया जा सकता है। मतलब किसी जैसे हमने देखा था यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो आपको अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर में आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत यानी कि बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप 2 कारणों से गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कौन से 2 कारण है, तो देखिए पहला इसमें बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अगर ये अपराध डाला गया है तो उसको आप बिना जांच किए आप गिरफ्तार कर लीजिए जब वो राज्य के लिए खतरा हो। ठीक है, हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अगर 3 महीने के बाद आपको रखना है तो एक परामर्श समिति बनेगी। ठीक है, और वो समिति के माध्यम से डिसाइड होगा इस व्यक्ति को कितने समय के लिए जज होने योग्य रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ऐसी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इस समिति के अध्यक्ष होंगे वो होंगे हाई कोर्ट के जज। ठीक है, हाई कोर्ट के जज होंगे या फिर जो रिटायर हो चुके हैं वो जज होंगे, तो वो जज डिसाइड करेंगे, उनकी समिति बनेगी और वो समिति डिसाइड होगी कि इस व्यक्ति को 3 महीने बाद छोड़ना सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और आप सालों तक उसको सराह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 महीने बाद आपको बताना होगा
कि जज की मतलब जो समिति बैठेगी, समिति डिसाइड करेगी क्या करना है, इस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर राज्य के लिए अभी ये व्यक्ति खतरा है उसको फिर से 3 महीने के लिए डाल दो, और नहीं अगर ये व्यक्ति राज्य के लिए खतरा नहीं बचा है तो इसको फिर से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये महत्वपूर्ण अधिकार इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको भी आपातकाल के दौरान खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान के 86वें संविधान संशोधन में, यानी 86 संविधान संशोधन में धारा 21A, अनुच्छेद 21A को, ठीक है, धारा 21 के बाद इसको जोड़ा गया। ठीक है, धारा 21A में इसको रखा गया है, जिसमें संशोधन में ये कहा गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, शिक्षा अब क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। इससे पहले क्या था, एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, और क्योंकि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, तो उसको उस सूची से हटा करके इसको मौलिक अधिकार की सूची में रख दिया गया, और राज्य को 6 से लेकर 14 साल की उम्र के व्यक्ति को, यानी 6 से 14 ईयर के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया कि ये जो अधिकार है, ये क्या कहा गया कि आप जो ये अधिकार है ना, ये अधिकार आप अपने माता पिता और अभिभावक यानी कोई गार्जियन के माध्यम से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। स्वतंत्रता के अधिकार में, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण बात की कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ पे की गई है, क्या 5, 6, 7 और 8। तो देखिए 6 प्रकार के अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार की बात थी। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए तो कितने समय के निकटतम उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो हमने पढ़ लिया था अभी 24 घंटे के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब किसी व्यक्ति को बंदी निवारण के बारे में सबको डिटेल में समझाया था कि बंदी निवारण कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे कितनी अवधि के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने। तो हमने देखा था 3 महीने के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है, मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था, तो मौलिक अधिकार में उसको शामिल किया गया था 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शोषण के विरोध अधिकार। और हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं शोषण के विरोध अधिकार के बारे में। तो देखिए, शोषण का विरोध अधिकार क्या है, तो भारत के लोग न केवल अंग्रेजों के द्वारा, बल्कि जो महाजन थे, जमींदारों द्वारा भी शोषित होते थे। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि केवल देश में अंग्रेज ही नहीं लूट रहे थे, बल्कि जमींदार भी लूट रहे थे, महाजन भी लूट रहे थे। इसके साथ हमारे पास जाति व्यवस्थाएं भी बहुत कठोर थी। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। ये बंधुआ मजदूरी क्या था, देखिए, एक व्यक्ति को मान लीजिए बिना पैसे दिए या फिर बहुत ही कम पैसे दिए आप एक व्यक्ति को उसके कार्य की क्षमता, मतलब जितना आप उसको पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा उससे काम करवा रहे हैं, तो एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी। ठीक है, अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। देखिए, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ये क्या करता है कि बंधुआ मजदूरी को तो रोकता ही है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी मतलब वो मजदूरी जिसमें आपको कम से कम तनख्वाह दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से कई बार तनख्वाह नहीं भी दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ मानव व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, जिसमें कि मानव के शरीर को तोड़-फोड़ दिया जाता है, महिलाओं को इसमें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, तो इस प्रकार के जो व्यापार होता है उसको मानव व्यापार कहा जाता है। तो इसके प्रावधान का उल्लंघन करने के कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध कहा गया। ठीक है, और राज्य का जो सबसे बड़े-बड़े अपराध होते हैं, जैसे कि बाढ़, दानवीर, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय जो नागरिकों की जो सेवा की जरूरतें होती है ना, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, कि राज्य का अगर अधिकार नहीं देता तो वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। अच्छा, इसके साथ एक और है, देखिए, हमारे संविधान में क्या है, बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार की बात करता है, मतलब बच्चों को भी यहाँ पे रक्षा के प्रावधान की चर्चा करता है। अब देखिए, जब यहाँ पे बच्चों की रक्षा के प्रावधान की चर्चा करता है तो किस प्रकार के बच्चों किसको माना गया, तो बच्चे माना गया जो 14 साल से कम उम्र के हैं, मतलब 14 साल के जो कम उम्र के हैं वो देश में बच्चे हैं। ठीक है, और उन्हीं बच्चों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर इसी हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, देखिए, इसी में महत्वपूर्ण क्या है कि उन्हें कारखानों के अंदर, खानों के अंदर और मतलब खतरनाक जो कारखाने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्हों काम करने से रोका गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अंतर्गत आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। क्या है, देखिए, 3 पॉइंट ये है कि पहला है, इसमें जो है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। दूसरा क्या है, दूसरा बताता है कि मानव व्यापार पर रोक लगाता है। और तीसरा क्या है कि जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में जाने से रोकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख ले आराम से। ठीक है, कौन से थे, पहला था बंधुआ मजदूरी, दूसरा था मानव व्यापार, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था हमारे पास जो कारखाने थे उसमें बच्चों को जाने से रोकना। अब देखिए, छोटा सा पॉइंट में मानव व्यापार के बारे में लिखा गया। मानव व्यापार क्या है, तो देखिए, मानव व्यापार का अर्थ है कि मानव को माल या वस्तु की तरह अनैतिक रूप से मतलब अनैतिक उद्देश्य से उन्हें
गुलाम बनाना, ठीक है, या फिर वैश्यावृत्ति के अंदर रखना, ठीक है, एक प्रकार समझ गए, गुलामी और वैश्यावृत्ति के अंदर में अगर आप किसी को रखते हैं तो उसके अंदर का समझ किया गया, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से पॉइंट को पढ़ लेते हैं। देखिए, कारखाने के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो कारखाने के अंदर बच्चों की नियुक्ति जो होती है वो कम से कम कितने उम्र के लिए निषेध किया गया है, तो 14 साल, 16 साल, 18 साल। मैंने बताया था कि बच्चे कौन है, जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है, ठीक है, 14 साल से जो ऊपर, 14 साल से जो नीचे है वो बच्चे हैं, तो 14 साल के जो नीचे के व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पे आने से रोका जाएगा। बात करते हैं स्वतंत्र अधिकार, अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि जो देश है उसमें धार्मिक व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा ही तरमरा गई है। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार से मिला है। तो देखिए, भारत एक बहुधार्मिक देश है, बिल्कुल सही, भारत में कई तरह के धर्म रहते हैं, ठीक है। अब ये बहुधर्मिक क्या है, बहुधर्मिक क्या मतलब सीधा समझ जाता है, जो 2 धर्मों से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो बहुधर्म हो गए, तो बहुधर्मिक देश है, ठीक है। हमारे देश में कौन, हिंदू के अलावा कौन कौन से हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और बहुत सारे धर्म है, बौद्ध है, जैन है, और कई तरह के धर्म है, ठीक है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अभी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है बताता हूं, की स्वतंत्रता है, और किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की सुरक्षा देता है। अभी अंतःकरण की स्वतंत्रता ये है कि आप अपने अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी प्रकार के धर्म को आप रख सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी हो, आपके अंतःकरण यानी कि आपको अगर मानना है, आपको अगर मानते हो कि पर्टिकुलर एक चीज के अंदर मुझे मानना है कि नहीं, कोई एक चीज है जो मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप उसको मान सकते हो, वो आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है, आपके अंदर से आ रही है, ठीक है, आप अपने अंदर से इस चीज को पवित्र मानते हो और इसीलिए आपको ये अंतःकरण देता है, ठीक है, अंतःकरण मतलब अंदर से, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी जो धार्मिक सुरक्षा को अपने धर्म से संबंधित कार्यकलाप, ठीक है, को अधिकार से अनुमति देता है, यानी कि आप अपने जिसके भी धार्मिक समूह है वो अपने क्रियाकलाप को, धार्मिक क्रियाकलाप को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रत्येक धार्मिक दलों को अपने समर्थ उद्देश्य के लिए, मतलब जितने भी धार्मिक दल हैं उन्हें अपने उद्देश्य के लिए संस्थाओं की प्रतिष्ठा और प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जितने भी धार्मिक दल हैं उन्हें अपने जितने भी उनकी संस्थाएं हैं उनको रखने का, उनको उद्देश्य करने का अधिकार प्राप्त है। उनको मतलब अपनी संस्था को आप स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार चल और अचल संपत्ति खरीदने और प्रबंधन करने का अधिकार है। किसी भी धर्म का ये है कि अगर आप सरकार से पैसा लेते हैं तो आप वहां पर किसी भी संस्था के अंदर में धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। यह प्रतिबंध उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जो राज्य कोष के पूर्णतः प्रबंधित नहीं होते, यानी कि ये जो है ये उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जहां से राज्य को पैसा मिलता है। राज्य अगर आपको पैसा नहीं देता तो आप अपना प्रबंधन में कुछ भी करें, कोई भी धार्मिक शिक्षा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको राज्य पैसा दे रहा है तो आपको ये चीजें माननी पड़ेगी, यानी कि राज्य के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा, वहां पर धार्मिक शिक्षाएं आप नहीं दे सकते। लेकिन ऐसी संस्थाओं में भी किसी व्यक्ति को धार्मिक उपदेश मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आपको राज्य पैसा नहीं दे रहा है और आपने उस किसी एक संस्था में आपने एडमिशन ली है, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी चीज को, मतलब कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं इस चीज को ना मानूं, मैं इस धार्मिक कार्यों को ना करूं, तो इसके लिए वो संस्था आपको पर बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है, समझ गया। आप किसी संस्था में गए और राज्य द्वारा उसमें स्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो राज्य संस्था चला रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको राज्य ने बाध्य किया कि नहीं आपको ये करना होगा, तो आप यहाँ पर उसको रोक सकते हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सीमित नहीं है। हर अधिकार की एक सीमा होती है और इस अधिकार की भी एक सीमा है। क्या है सीमा? कानून व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध किया जा सकता है। यानी कि आप अगर कोई धार्मिक स्वतंत्रता है या आप कोई ऐसी चीजें चला रहे हैं जिससे कि राज्य की कानून व्यवस्था, नैतिकता और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, इसको रोका जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से इस पर प्रतिबंध लागू कर सकता है, ठीक है। भारत में ये अधिकार दिया गया है कि राज्य जब चाहे तब इसको कानूनी रूप से रोक लगा सकता है। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक अधिकार के बारे में। शैक्षणिक और मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए, भारत जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, लिपियां हैं, भाषा है, बहुत सारी भाषाएं है, ठीक है। तो लोगों की क्या है, अपनी पर्टिकुलर अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व है, ठीक है। हर देश के, भारत में अगर आप एक राज्य में है तो एक राज्य के अंदर भी कई सारे भाषाएं, ठीक है, उन भाषाओं में भी कई तरह की संस्कृतियां हैं, उसी संस्कृति में कई तरह की और विविधताएं हैं। तो भारत एक विविधताओं का देश है। इस विविधताओं भरे देश में हर व्यक्ति के पास अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा और संस्कृति पर उतना ही गर्व है, ठीक है। जैसे कि उत्तर भारतीयों को हिंदी बोलने पर गर्व है तो दक्षिण भारतीयों को अपनी द्रविडियन भाषा पर गर्व है। जैसे कि तमिलनाडु को तमिल और आंध्र प्रदेश वालों को तेलुगु भाषा में अच्छा लगता है बोलना, ठीक है। तो वो उनकी अपनी पर्टिकुलर संस्कृति है। अब बात करते हैं हमारे संविधान में जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति और भाषा को अनुरक्षित बनाए रखने के लिए
आवश्यक सुरक्षा प्रदान किया गया, यानी कि देश के जितने भी लोग हैं उनको अपनी सुरक्षा की जो सांस्कृतिक भाषा की सुरक्षा उनको देता है, ठीक है। अब संविधान में अल्पसंख्यकों को उनकी शैक्षणिक संस्था में, अल्पसंख्यक यानी कि देखिए अल्पसंख्यक का तंत्र दो कॉन्सेप्ट होगा, या तो धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे या फिर भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, और कोई अल्पसंख्यक इस देश में नहीं होता। तो ये तो धर्म के आधार पर कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का तात्पर्य है जिसकी आबादी 50% से कम होगी वो अल्पसंख्यक है। और दूसरा भाषाई आधार पर जिसकी आबादी जो देश के 50% की जो पॉपुलेशन 50% की जो भाषा होगी उससे कम होगी, या तो फिर जो देश की सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा है उससे कम होगी, ठीक है, तो वो अल्पसंख्यक हो जाती है, ठीक है, का प्रतिबंध करने की अनुमति देता है, ठीक है। अल्पसंख्यक को उनकी अल्पसंख्यक जो जितने भी लोग हैं उनको अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का, उनका प्रबंधन करने का, जिस प्रकार से धार्मिक लोगों को धार्मिक संस्था स्थापित करने का और उनको प्रबंधन करने का अधिकार है, इस तरीके से जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अपनी संस्था को स्थापित करने का, उनको प्रबंधन देने का अधिकार है। अच्छा, इसमें क्या होता है, वित्तीय सहायता जो स्वीकृति करते समय अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक संस्थान द्वारा राज्य की विभेदित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें क्या होता है कि राज्य जो है वो उसको फंड भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता में कहता है कि राज्य आपको फंड करेगा तो आपको ये चीजें माननी पड़ेगी, नहीं देगा तो आपको ये चीजें माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक संस्थाओं के राज्य ऑलरेडी फंडिंग करती रहती है, ठीक है, राज्य पैसा देती रहती है। अच्छा, ये अधिकार जो है अल्पसंख्यक को उनकी सांस्कृतिक भाषा और जो उसकी सांस्कृतिक संरक्षण है ना, ठीक है, उसके लिए राज्य से मिलकर सहयोग को सुनिश्चित करता है, ठीक है, राज्य को सहयोग के लिए सुनिश्चित करता है, मतलब राज्य जो है इन चीजों में उनका सहयोग करेगा, उनको पैसा देगा। राज्य के सक्षम मतलब राज्य का ये लक्ष्य है कि देश की मिलीजुली संस्कृति बनी रहे और उनके रक्षा का प्रचार प्रसार होता रहे, यानी कि राज्य का जो लक्ष्य है वो देश में मिलीजुली संस्कृति बनी रहे, विविधताएं बनी रहे, इसीलिए राज्य को उन्हें फंडिंग देना पड़ता है और अपनी प्रबंधन के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना पड़ता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट विषय पे आएंगे, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये संवैधानिक उपचार का अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने क्यों कहा कि सबसे महत्वपूर्ण? देखिए इन सभी अधिकार जितने हमने देखा, अभी स्वतंत्रता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, धार्मिक स्वतंत्रताएं देखी, अल्पसंख्यक का अधिकार देखे, तो ये सारे जो अधिकार है, अगर इन अधिकार को आपका कोई रोक लगाता है तो आपको कुछ ऐसे अधिकार भी प्राप्त होंगे ना जो इन अधिकारों को रोक लगाने से रोकता है, तो वो अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए सभी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ जाएगा कि यदि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक मौलिक अधिकार को दबा दिया जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है? बिल्कुल सही, वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर किसी व्यक्ति के राज्य या फिर कोई व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार को दबाता है, यानी कि एक राज्य अगर मान लीजिए एक जमींदार है कोई, और उन्होंने किसी व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उनको एकदम गुलाम बना के रखा है अपने पास, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब वो जो है उस कानून का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे, तो इसके कारण भी राज्य जो है किस प्रकार की सजा देगा, इसका प्रावधान हमें यहाँ मिलता है। हमें संविधान के भाग 3 में अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के उपचार दिए गए हैं, और यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो राज्य क्या करेगा? राज्य दूसरी संस्थाओं को उस व्यक्ति को द्वारा किया गया, मतलब राज्य क्या करेगा? राज्य उसको रोकेगा, और राज्य को रोकने के लिए कौन करेगा? दूसरी संस्था करेगा, और वो संस्था कौन सी है? वो संस्था है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं, देखिए आगे बात करते हैं कि ये जो भारत के जो नागरिक हैं इन अधिकार को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने के लिए अधिकारी रखते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और राज्य को ऐसे किसी कानून को बनाए रखने की मनाही भी करता है जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है। देखिए राज्य जो है मनपसंद तरीके से कानून नहीं बना सकता, पहली चीज तो ये। अगर राज्य ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको तुरंत ही निरस्त कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे विरोध कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बिहार में एक राष्ट्रीय जनगणना हुई थी जिसमें कि 65% की आबादी को आरक्षण दे दिया गया था, ठीक है। और सब वहां के जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या कहा, ये आपने गलत किया है, ये कानून के खिलाफ है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है, और आप इसे खंडित कर देते हैं। कोर्ट ने क्या किया, इसको खंडित कर दिया, ठीक है। समझ गए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब चाहे तब आप कानून कोई बना देगा, तो राज्य कानून बना सकती है, लेकिन उसको जो है कोर्ट उसको रोक देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बॉक्स में हमें कुछ बताए गए। देखिए संवैधानिक उपचारण के जो अधिकार है ये हमें नीचे बॉक्स में देखने को मिलता है। अब क्या है नीचे बॉक्स में? देखिए आमतौर पर 5 तरह के अधिकार की यहाँ पे बात की जाता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका लैटिन शब्द है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश देता है कि व्यक्ति को जिन्होंने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को पहले शारीरिक रूप से प्रस्तुत करें ताकि उसकी कारावास और उसकी मुक्ति के लिए हम ठहराया जा सके। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति को जान से मार दिया, सपोज कीजिए, तो उस व्यक्ति को उसी चीज को रोकने के लिए पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़े, उसे ज्यादा टॉर्चर ना करे, उसे ज्यादा मारे पीटे ना, इसीलिए इस प्रकार का अधिकार जो है वो हाईकोर्ट दे देता है कि आप उस व्यक्ति को पहले हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए,
ताकि हम बताएंगे कि इस व्यक्ति ने गलती की है कि नहीं की है। सशरीर मतलब शरीर के साथ उस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए ताकि हम देख सके कि वो व्यक्ति जिंदा तो है, उस व्यक्ति के ऊपर आपने ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया, ज्यादा उसको मारा पीटा तो नहीं। इस तरीके से इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं और ये अधिकार कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर देता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है? देखिए, यह विशिष्ट न्यायालय द्वारा अपने अधिनिष्ठ न्यायालय यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं वो अपने नीचे के जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, कचहरी या सार्वजनिक प्रबंधन को एक आदेश है कि वह बिना संबंधित कार्रवाई का सुचारू रूप से करे। देखिए क्या होता है कि कोई उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय को आदेश देता है कि आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप ये चीज करें, ठीक है। तो मतलब उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय को अधिकार देता है, ठीक है। तीसरा है प्रतिषेध। यह विशिष्ट न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के अधिकार को दिया गया एक आदेश है जिसमें वो कहता है कि अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई के लिए वो निषेध कर देता है। मान लीजिए जो एक छोटे केस होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जिला अधिकारी, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय कोई ऐसा केस करता है, जिला न्यायालय कोई ऐसा मतलब आदेश देता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के में था। तो इस चीज को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वही रोक देता है और कहता है कि इसको हमारे पास लेके आओ, हम इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अधिकार पृष्ठि, यानी कि कोई वारंट हो। ये क्या होता है? आज्ञा पत्र होता है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में जिसका वो अधिकारी नहीं है कार्य करने से रोकता है। अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट सीधा है, सीधा यही है कि कोई भी अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिस काम के लिए आप मतलब उस कार्य के लिए, उस सार्वजनिक पद के लिए आप योग्य नहीं थे, लेकिन आपने अपने कुछ तामझाम लगा करके आप उस पद पे बैठ गए, तो कोर्ट क्या करेगा? आपको वो पद देगा, आपको उसको आपका जो वो पद है उसको रोक देगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? अधिकार पृष्ठीकरण। आगे बात करते हैं उत्प्रेषण। क्या करना चाहिए और क्या मतलब क्या करना है कि सूचना देना है, ठीक है। यह आदेश विशिष्ट न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए, केस के लिए कि यहाँ से दूसरे न्यायालय में इसको स्थानांतरित करो। मान लीजिए, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है, वो किसी आदेश को मतलब कोर्ट के अंदर में वो चाहते हैं, मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस द्वारा, और अब ये व्यक्ति जो है ये इसी काम को कर मतलब जो काम व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया, ये अपना इन्फ्लुएंस उस राज्य में दिखा सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा? इन व्यक्ति को ट्रांसफर कर देगा कि आप जो केस है आप दूसरे राज्य में लड़ा जाएगा जहां पर उनका इन्फ्लुएंस कम से कम होगा। समझिए, तो ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। अब आप समझ गए, तो मौलिक अधिकार जो है यहाँ से लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। यह आज्ञा पत्र जो है अधिकार को रक्षा करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और किसी अन्य प्रावधान के जो दबाव होते हैं इनको रोकने के लिए यहाँ पे प्रावधान करता है। यह मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है और संवैधानिक उपचार का अधिकार और आत्मा भी है, ठीक है। ये क्या हमारे संविधान का एक प्रकार का आत्मा है। इसके बारे में अगर हम और डिटेल से पढ़ेंगे तो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें बाद में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, मतलब जब हम पढ़ने लगेंगे तो उसके साथ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, धर्म या भाषा अपने शैक्षणिक संस्थान प्रतिष्ठापित कर सकती है। कौन कर सकता है? अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक? तो वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या कर सकता है? अपनी संस्था की स्थापना कर सकता है। भारत में आज्ञा पत्र, क्या कौन आज्ञा पत्र डाल सकता है? कौन सा न्यायालय डाल सकता है? तो वो है उच्च न्यायालय, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, न्यायालय का निर्देश बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा व्यक्ति को सबक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। ये किसमें आता है? यह आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं। रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकता है। कौन सा आदेश है? रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य करने से रोकता है, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह अधिकार आता है अधिकार क्या? अधिकार पृष्ठीकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक अधिकार जो लघु न्यायालय को समुचित व्यवस्था के द्वारा दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की आज्ञा देता है, यानी कि एक अधिकार जो है वो न्यायालय को रोकता है कि आप इसको दूसरे अधिकार में, दूसरे न्यायालय में इसको ट्रांसफर कर दिए। वो क्या होता है? उत्प्रेषण। समझ गए? ये कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकार के महत्व पर चर्चाएं कीजिए। तो मौलिक अधिकार का क्या महत्व होता है, इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। ये सभी पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बार क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम इन सभी क्वेश्चनों को बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार ढंग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम यही रोकते हैं। जय हिंद।